मॉर्निंग लाइव स्टूडेंट, मैं हूँ आपके साथ लाइव। और फटाफट फटाफट आ जाओ। आज मेरा कपड़े की वजह से कुछ गड़बड़। तुम्हारा बेटा मैंने अरेंजमेंट किया था, है ना, बड़ा मुश्किल था अरेंजमेंट करना। अभी 31 जुलाई आने वाला ना, थोड़ा सा बिजी है, मतलब अभी टाइम बहुत कम मिल रहा है ना, थोड़े से रिटर्न फाइल करने, कुछ लोगों के बैलेंस शीट, बहुत काम पड़ जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये वजह से, और तब भी मैंने तुम्हारे को भिजवाया था। मैंने कहा मांग रहा है वो बच्चा बार बार, दे दो यार, तो सब कुछ मिल जाए। और मुझे लगता है मैं सुपर वुमन हो गई हूँ। खैर, क्या पढ़ेंगे यार हम लोग? इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। और कार्डिनल हो गई, कंज्यूमर सरप्लस कर लिया था। कंज्यूमर सरप्लस कर लिया था कि नहीं कर लिया था, ये बताओ। कंज्यूमर सरप्लस कर लिया था। तुम ठीक हो गए सजल? अब तुम्हें क्या हो गया था? क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। और यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोगों ने कर लिया था यूटिलिटी क्या होता है, इसका मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू किया था, याद आ रहा है सबको? लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस और लिमिटेशंस किए थे हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था कंज्यूमर सरप्लस, है ना। और कंज्यूमर सरप्लस के भी शायद लिमिटेशंस और अजम्पशंस हो गए थे हम लोगों के, है ना। क्या मैंने आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर डेफिसिट पढ़ा दिया था? पढ़ा दिया था, चलो बढ़िया। इसके बाद इक्की को भी हम छोड़ रहे हैं, ऑर्डिनल पे आओ। चलो, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है यार, आ जाओ। सर सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी कर लिए थे हम लोगों ने, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे ना। ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है कि ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? तो किसने दी थी ऑर्डिनल अप्रोच? हिक्स एंड एलन ने दी थी, है ना। और ये अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, ये अप्रोच में हम लोग दो कमोडिटीज के बीच में रैंकिंग करते हैं ना। अपने सेटिस्फैक्शन को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो ये हम क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, जहाँ पे हम अपने सेटिस्फैक्शन को सिर्फ और सिर्फ रैंक कर रहे होते हैं कि किटकैट ज्यादा बेटर है या पर्क ज्यादा बेटर है ना। कौन सी चॉकलेट हमें ज्यादा सेटिस्फाई करे, किटकैट या डेयरी मिल्क, है ना। तो ये केस में हम रैंकिंग करते हैं कि मुझे लगता है कि किटकैट ज्यादा क्रंची होती है और वो हमें ज्यादा सेटिस्फाई कर रही होगी इन कंपेरिजन टू डेयरी मिल्क, है ना। तो ये रैंकिंग अप्रोच है और ये ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। रियलिस्टिक का मतलब है कि असल जिंदगी में हम अपने सेटिस्फेक्शन को कहते हैं कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट हम रैंक तो कर सकते हैं कि येलो कलर ज्यादा बेटर है या ग्रे कलर ज्यादा बेटर है ना। तो ये केस में हम रैंक कर सकते हैं कि येलो ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपेरिजन टू ग्रे, है ना। तो ये अप्रोच में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आ जा फटाफट देखते हैं। सर ऑर्डिनल अप्रोच, दिस मीन्स दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बन जाता है, आप लोग ध्यान में रखना। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये अप्रोच में जो सेटिस्फैक्शन होता है वो मेजरेबल नहीं होता है। A person can express satisfaction derived from the consumption of a commodity in relative और comparative terms। comparative terms का मतलब कंपेयर करते हैं, रैंकिंग करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है। फिर रैशनल कंज्यूमर, देखो पूरे इकोनॉमिक्स में यार हम ये असम्पशन लेते हैं ना, हम हमेशा एक रैशनल पर्सन की बात करते हैं, पूरे पूरे इकोनॉमिक्स में रैशनल पर्सन की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो हमेशा चलेगी, द कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कि मतलब हम ना सही डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, रैंकिंग एंड प्रेफरेंसेस, जी हाँ, हम यहाँ पे रैंकिंग कर रहे होते हैं कि ए अच्छा है या बी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग, हाँ, रैंकिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ द कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए टू बी टू सी, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ही मस्ट प्रेफर ए टू सी ऑल्सो, है ना। एंड नंबर ऑफ गुड्स, if combination A has more commodities quantities than combination B, then A must be preferred to B। अब यहाँ पे ये वाली बात क्या है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ये इसका मतलब तो मैं आपको बाद में समझा पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाऊंगी। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑर्डिनल अप्रोच पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन घिसे पिटे आ जाते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया, तो जिसने ये अप्रोच दी होगी उसने तो दिया होगा, तो हिक्स एंड एलन ने दिया होगा। इंडिफरेंस कर्व कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है? इंडिफरेंस कर्व में हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, रैंक करते हैं, क्या करते हैं, रैंक करते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक अप्रोच है? ये रियलिस्टिक अप्रोच है। तो ये कुछ घिसे पिटे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकलते हैं यार, है ना। अच्छा, ये लिखे नहीं होंगे कहीं, ये लिखे नहीं होंगे, ये बातें कहीं नहीं लिखी हुई हैं, बट ये ऑटोमेटिकली निकलती है, ठीक। ओके सर, बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। सर देखो, हम लोग ना ये टॉपिक में ना हम लोग ना सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी कवर करेंगे और हम लोग ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों ही गुड्स के केस में देखेंगे इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, ठीक है। बिकॉज रैंकिंग कॉम्प्लीमेंट्री में होना मुश्किल है, क्यों? बट रैंकिंग हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में कर लेते हैं, बट रैंकिंग कॉम्प्लीमेंट्री में भी करते हैं, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री, अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ स्लीपर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बट इसमें ये नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है कि राइट वाला ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है या लेग वाला ज्यादा, लेफ्ट वाला ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट ऑफकोर्स सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं, वो बताऊंगी मैं कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना। बट फिलहाल हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करेंगे ना। आप लोगों ने अपने 12th में सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा होगा, क्यों? ओके, बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व में सबसे पहली बात तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेंगे और दो कमोडिटीज के कॉन्सेप्ट को लेंगे, ठीक है ना यार। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो हिक्स एंड एलन कहते हैं या इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व शोज, इंडिफरेंस कर्व कोई ऐसा कर्व होता है जो बताता है, दिखाता है, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, टू गुड्स। देखो, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स y एंड x which gives इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है मैं एक इंडिफरेंस कर्व बना लूं और इस इंडिफरेंस कर्व पे मैं पॉइंट ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी बना लूं, तो ये कहते हैं कि ये कोई ऐसा कर्व होएगा जो दो कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, वाई कमोडिटी एंड एक्स कमोडिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो हमें इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे, जो हमें इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। यानी कॉम्बिनेशन ए बनाया, कॉम्बिनेशन बी बनाया, कॉम्बिनेशन सी बनाया, कॉम्बिनेशन डी बनाया, है ना। तो ये हमने ना कुछ कॉम्बिनेशन बना लिए और ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये हमें क्या कर रहे हैं, इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना यार। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, जरा एक बार देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व shows various combination of two goods which gives same level of satisfaction। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लो मैं, मेरे पास दो कमोडिटी है, एक है वाई, एक है वाई और एक है एक्स। मेरे पास दो कमोडिटी है वाई और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना मान लो मैं वाई और एक्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, है ना। मैंने y और x के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन को बनाया ना, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बने ए बी सी डी ई, है ना, ये जितने भी कॉम्बिनेशन बने ये सभी हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू डी, डी इक्वल्स टू ई। यानी कि चाहे मैं ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करूं या मैं बी कॉम्बिनेशन को करूं या मैं ई कॉम्बिनेशन को करूं, जितने भी कॉम्बिनेशन है वो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक फिगर ले लेती हूँ, y मतलब ऑरेंजेस और x मतलब मैंगोज, है ना। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 15 ऑरेंजेस ले लिए और 1 मैंगो, और मैंने इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया। अब मैंने ये कंज्यूम किया, मुझे कोई x लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने क्या किया, मैंने ऑरेंजेस को और रिड्यूस कर दिया। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अगले कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करते हैं। तो मैंने अपने अपने ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी थी उसको कम किया, 11 कर दिया, और मैंगो की क्वांटिटी को बढ़ा के मैंने 2 मैंगोज को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तो 11 ऑरेंजेस एंड 2 मैंगोज से एक और कॉम्बिनेशन मुझे बी मिलता है, और ये कॉम्बिनेशन बी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ए है। यानी कि ये ए और बी मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मेरी मर्जी में ए कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करूं, मेरी मर्जी में बी कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर लूं, ठीक है। अगला आता है सी कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैंने ऑरेंजेस को और रिड्यूस किया, मैंगो को और बढ़ा दिया।
सी कॉम्बिनेशन ऑप्ट किया, सी कॉम्बिनेशन भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। वापस फिर मैंने यही किया, और रिड्यूस किया ऑरेंजेस को और इंक्रीज किया मैंगो को, और मैंने ये कॉम्बिनेशन और उठा लिए डी और ई, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने हुए हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। एक प्लेट है, 2 चपाती, 1 बोल ऑफ दाल, 1 बोल ऑफ सब्जी, है ना, इतना हमारे पास है। तो अब आपकी मर्जी, आप सब्जी को बढ़ा दो, वेजीज को बढ़ा दो, रोटी हटा दो प्लेट से, आपकी मर्जी है। आप वेजी हटा दो, रोटी और बढ़ा दो, अल्टीमेटली ना आप अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हो जहां पे आपका सेटिस्फेक्शन क्या रहे, इक्वल रहे। ऐसा हम कर सकते हैं, रियल लाइफ में ऐसा करते हैं हम लोग, ऑफकोर्स ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं फिर से। इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इतनी कहानी सबको समझ में आई, क्रिस्टल क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे 2 कमोडिटी भी ले ली है ना, और इन कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से मैंने एक कर्व भी बना लिया, और ये कर्व ऐसे बन गया हमारे पास, ठीक है। और ये ए बी सी डी पॉइंट हमारे को यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे ई पॉइंट है, मैंने ई पॉइंट नहीं बनाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, कहाँ गया इंडिफरेंस कर्व, कहाँ लिखी है इसकी डेफिनेशन, बच्चों को रीड करा दूं। आ जाओ। इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर रैंक एंड अरेंज इन प्रेफरेंसेस ऑर्डर रादर देन measuring them in terms of money. ठीक है मैम। indifference curve which represents all those combination of goods which give same level of satisfaction. आई बात समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो इंडिफरेंस कर्व हो गया, लेकिन एक बार जल्दी से मैं डेफिनेशन पूछ लूं किसी से, कोई मुझे बताएगा? कितने लोग मुझे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन सिखा देंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा लिया, बाप रे बाप। मैम आप बताएंगी? हाँ, ये इंडिफरेंस कर्व है। यस मैम, सबसे पीछे। Indifference curve shows various combination of two goods which gives equal level of satisfaction. ठीक है ना यार? अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे ही जब मैं इन कॉम्बिनेशन को बनाऊंगी, देखो मैंने तो अभी ऐसे बना दिया था ये वाला कर्व। आ जाओ, मैं कर्व बनाती हूँ यार, है ना। 1 2 3 4 5 तक था ना। चलो, फिर यहाँ पे 3 6 9 12। ए भाई, सुंदर सुंदर नहीं बनेगा, उस पे मत जाना। 3 6 के बाद क्या आता है? 9 आता है, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? अच्छा, पहले पहला कॉम्बिनेशन क्या था? 15 पे एक एक मैंगो था। फिर क्या था? 11 पे कितना था? 2। फिर क्या था? 8 पे 3 था। फिर क्या था? 6 पे 4 था। फिर क्या था? 5 पे 5। और जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया था तो मुझे एक ऐसा कर्व मिला, ठीक है ना यार। तो सबसे पहले मैंने कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट उठाया था, फिर ये वाला पॉइंट आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था। तो इसका मतलब है मैंने इन पॉइंट्स को जब जब हमने ऐड किया तो क्या बना? इंडिफरेंस कर्व बन गया। तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। ओके, अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं यार, अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? सेकंड प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। मैम ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या होता है? देखो भाई, यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्वेक्स। देखो, जब भी हमारे ना कर्व का शेप ऐसा बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, है ना। और जब भी हमारे कर्व का शेप बनता है ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, है ना। कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, अवतल, अवतल। अव मतलब झुकाओ, तल का मतलब तल, ये होता है तल, ठीक है ना यार। तो कॉनकेव। और कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है उत्तल, 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 है ना। उत्तल का मतलब क्या होता है? उत्त मतलब अपोजिट, तल मतलब तल से, तल तल मतलब ये है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जिसका मुंह हो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। आई बात समझ में? तो शेप के नाम है, मतलब जो लोग पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जो लोग पहली बार कर्व बना रहे हो, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ये कर्व के शेप के नाम है ना। तो अभी हमारा जो इंडिफरेंस कर्व क्या है वो तो मुझे नहीं पता, क्या तुम लोग बताओगे यार? ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये उत्तल है ना। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या ऐसा होता है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? यस ऑफ कोर्स, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ना दो इंडिफरेंस कर्व हैं एक ही पे, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैं एक साथ अपने पास दो इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ, है ना। ये देखो मैंने बनाया एक इंडिफरेंस कर्व 1 एंड एक इंडिफरेंस कर्व 2, है ना। तो यहाँ पे 1 कर्व बना और 2 कर्व बना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, एंड लोअर लेवल का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है ना। ऐसा क्या है यार, ऐसा क्या है? तो इसका मतलब देखो कितने सारे मेडिसिन खाने पड़ रहे हैं यार। हायर, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हायर लेवल और लोअर लेवल, देख भाई हम क्या है, कंज्यूमर है ना, हमें जितना ज्यादा मिलता है हमें उतना ज्यादा सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फेक्शन हमें उतना ज्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सच्ची सच्ची एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हाँ। जैसे मैं ना ये मैं फोन लेने के लिए गई, मैं ये फोन लेने के लिए गई, तो मुझे ना ये जो कवर है ना, ये उसके साथ सचमुच मैं बता दूं ये मुझे फ्री मिला था, कॉम्प्लीमेंट्री मिला था मुझे, है ना। तो जैसे मुझे पता है, मुझे कभी भी फोन में कवर लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है और मतलब ना काफी हैंडी लगता है ये, है ना। तो मुझे कभी भी इससे पहले, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं अपने फोन पे कवर लगा के रखती हूँ। अगर इस अदरवाइज इसके पहले मैंने कितने भी फोन रखे, मैंने कभी कवर नहीं लगाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल कवर लगाना अच्छा नहीं लगता है। बट मेरे को जब ये कवर मिला तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं इसको लगा के भी रखती है। आई बात समझ में? मतलब जब मुझे ज्यादा मिलता है तो मैं ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करती है, समझता है। मुझे पसंद ही नहीं है बट मुझे मुफ्त में मिला है इसलिए मैं लगा के भी रखती है, समझ रहा है। इसी तरीके से आप मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैडम निकिता मैम गई शॉपिंग करने के लिए, है ना। अब निकिता मैम शॉपिंग करने के लिए गई, इन्होंने अपने लिए एक टी शर्ट परचेज करी और इनको ना एक बच्चे वाली ना, वो छोटे छोटे बच्चों की जो वॉच नहीं होती है, वो टेडी वाली वॉच है ना, इनको एक टेडी वाली वॉच वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई। वो ये पहनेंगे नहीं, वो तो इतनी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, अब ये क्या करेंगी, वो टेडी वाली वॉच थोड़ी ना पहनेंगी। बट मैम लेके आ गई कि नहीं लेके आ गई? ले आई, रखी हुई है, अच्छा फील हुआ, चलो कुछ तो मिला ना यार, है ना। तो इसका मतलब हम कंज्यूमर है, और कंज्यूमर की सर ये साइकोलॉजी होती है, जब हमें ज्यादा मिलता है तो हम सेटिस्फाई, भले वो चीज हमारे काम की हो या ना हो, बट जब हमें ज्यादा मिलता है तो हम सेटिस्फाई होते हैं। आई बात समझ में? तो अगर हमारे पास यहाँ पे ना दो इंडिफरेंस कर्व हैं, यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व हैं, तो फिर यहाँ पे ये वाला इंडिफरेंस कर्व हमें ज्यादा सेटिस्फाई करेगा इन कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व 1 जो हमारे पास है, क्योंकि हम हमेशा ज्यादा पाके ज्यादा खुश होते हैं, भले ही वो ज्यादा हमारे किसी काम का हो या ना हो, बट हम ज्यादा पाके खुश हमेशा होते हैं ना, ऐसा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है आईसी नेवर टचेस एक्सिस। आईसी नेवर टचेस एक्सिस, आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। मतलब मैम, मतलब जैसे देखो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई तो उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व ना दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन है, समझता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ऑफकोर्स वो क्या होएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे देखो दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ऑरेंजेस का बनेगा और ये मैंगो का बनेगा, और यहाँ पे कोई इंडिफरेंस कर्व हमें मिलेगा। आई बात समझ में? फिर यहाँ करेंगे तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होएगा फिर यहाँ पे होएगा। तो जब भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हम तो एक्सिस के बियॉन्ड ही होंगे ना, तो इस वजह से कभी भी सर एक्सिस को टच नहीं करेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। मैम मैम हाँ बेटा, मैम अच्छा एक बात बताओ यार, क्या मैम, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मैं ऑरेंजेस को कंज्यूम करूँ तो हमारा जो जो कर्व होगा ना वो कहीं ना कहीं यहीं पे वाई एक्सिस पे मर्ज हो जाएगा। ऑरेंजेस वाई पे रखे थे ना हम लोगों ने, तो हमारा जो ऑरेंजेस का कर्व होगा वो कहीं ना कहीं वाई पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 5 ऑरेंजेस कंज्यूम किए तो 5 यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में? तो हम वाई एक्सिस पे कहीं मर्ज कर जाएंगे। मैम अगर सिर्फ और सिर्फ हम मैंगोज को यूज करें और ऑरेंजेस को ना करें तो हम कहीं एक्स एक्सिस पे मर्ज हो जाएंगे यार, है ना। अब जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना मर्ज करते चले जाएंगे। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व अगर हम एक कमोडिटी लेंगे तो ऑफकोर्स हम एक्सिस पे रहेंगे, और अगर दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो ऑफकोर्स हम कभी भी एक्सिस पे नहीं रहेंगे, बियॉन्ड द एक्सिस रहेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, अगली प्रॉपर्टी है ना। आ जाओ भाई, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है,
देखो ये कहते हैं दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि कर सकते कि नहीं कर सकते? दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड, एक उठा के फेंक दूंगी मैं तुम्हें। हाँ अच्छा, ए बी में मार्क करो, चलो मार्क कर देती हूँ। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। हाँ मैम क्या कह रही थी? तो इससे नहीं समझ ये पैरेलल होती है। क्यों इंटरसेक्ट करेंगे? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। वो तो अब मुझे भी पता है कि पैरेलल होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है? क्या बात कर रहे, ए और बी एक इक्वल दे रहे हैं यहाँ पे, सी और डी इक्वल दे रहे हैं यहाँ पे। मैम प्लीज ऋषा मैम, आए 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 यहाँ आए आए आइए। मैम बताएंगी, है ना? बच्चों को मौका मिलना चाहिए ना पब्लिकली बोलने का भी। आइए आइए ऊपर आइए, आइए ऊपर आइए, आइए आइए। मैम क्या कह रही है प्लीज? Every indifference curve will show different different level of satisfaction. So मैम भाई पे बोल रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं नहीं कुछ नहीं, बोलो तो यार, बोलो ना, कोई दिक्कत normally नहीं। नहीं 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 तुम नॉर्मली नहीं, बस ऐसे उठा के बोलो। हाँ every different indifference curve shows a different level of satisfaction. So if two indifference curves will intersect each other, the point will show two levels of satisfaction, which will be logically absurd. बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तालियां बजा दे मैम के लिए, बहुत थोड़ा तेज से बजाओ तालियां यार। आए सुने, अब देखिए ध्यान से, है क्या कहानी। बिल्कुल सही बात, मैम ने बिल्कुल सही कहा। थोड़ी सी मैं मतलब बच्चों को बुलाना चाह रही हूँ बेसिकली माइक पे, है ना, यहाँ पे, कि आप लोगों को ना जमाना देखे, दुनिया देखे, है ना, और आप लोग माइक पे बोलना भी सीखे, ठीक है? यस, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। आपको अपनी बात यहां से स्टार्ट करनी थी कि यस ऑफ कोर्स मैम, अगर हम यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन ए, इसको इंडिफरेंस कर्व 1 और इसको 2 मान ले, तो इंडिफरेंस कर्व 1 पे हमारे पास पी क्यू आर और एस पॉइंट है। तो P Q R S एक ही डिफरेंस कर पे हैं, तो P इक्वल्स टू Q, Q इक्वल्स टू R, R इक्वल्स टू S होंगे, है ना? और अगर हम इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करें तो यहाँ पे A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, C इक्वल्स टू D होंगे। तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये होना ही चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर ये कट करेंगे तो ये वाले पॉइंट पे देखो, ये वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे ए हायर है भाई, इंडिफरेंस कर 1 हायर है 2 से, तो ए और बी ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं इन कंपेयर टू पी और क्यू। और यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे आर और एस ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं इन कंपेयर टू सी और डी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट पे पी और क्यू ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक पॉइंट पे पी आर और एस कम सेटिस्फाई कर रहे हैं? आई बात समझ में? समझ पा रहे हो आप लोग? अशरफ नहीं समझ पाए? आए समझ पाए? पक्का पक्का? तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे सारे पॉइंट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, वो तो देते ही देते हैं।
अब अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे एक हायर हो जाएगा और एक लोअर, एक पॉइंट पे एक हायर और एक लोअर हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ पे ये ज्यादा सेटिस्फाई करे और यहाँ पे ये चीज कम सेटिस्फाई करे। तो इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टी एक बार फिर से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्सिस। और अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्टिंग, है ना? मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना? ये तो हो गई चलो प्रॉपर्टी हमारे पास। और ये लिखनी नहीं है आप लोगों को, ये देखो फाइनली ये यहाँ पे लिखी हुई प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है? अब बात करते हैं, अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि हाय मुझे लगा था मैं ही लेट हूँ। आ जाओ। तो इंडिफरेंस कर्व के अब क्वेश्चंस और कहां से क्या बनेंगे देखते हैं ध्यान से। सर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि इंडिफरेंस कर्व पहली प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना? अब इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? कितने लोग बताएंगे इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? एक, हाँ, तुम तो हाथ उठाओगे यार, है ना? दो, तीन, एक एक माइक हमें और चाहिए, चार। हाँ पहले सर से पूछती हूँ। सर, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? अच्छा ओके। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमआरएस? बिकॉज ऑफ एमआरएस। ओके, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे क्या है एक्चुअल में, क्या है तो बाद में देखेंगे, है ना? हाँ जी मैम। हाँ सर, हाँ भाई इसने तो पूरी कहानी बदल दी। हाँ डालता तो है, वो तो मुझे पता है। मैम, एमआरएस के वजह से होता है मैम। इसके अलावा और कोई? ये कैप वाली मैम कौन है? कौन हो तुम? हाँ, बड़ी प्यारी लग रही हो। और कोई बताएगा क्या? और कोई बताएगा? बस? तुम कुछ नहीं बोलोगे? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना? अच्छा ओके। ओके, जितने बच्चों ने कहा कि बिकॉज ऑफ एमआरएस, ये गलत आंसर था। ये क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ऑफ कोर्स आपको शायद 12th में ऐसा पढ़ा देते होंगे एमआरएस, है ना? मैं किसी को गलत नहीं कह रही। तो बट एमआरएस आपको समझना है कि एमआरएस क्या है और मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है और सब्स्टिट्यूशन क्या है, समझ रहा है? क्योंकि एमआरएस की वजह से कुछ और हो रहा होगा और सब्स्टिट्यूशन की वजह से कुछ और हो रहा होगा। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, ये बच्चे ने भी सही बताया था, सब्स्टिट्यूशन। डीएमयू का मतलब ही सब्स्टिट्यूशन नहीं बता रहे थे तुम, बट तुमने लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हम लोग डीएमयू में भी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो तुम करेक्ट थे और जिन लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का वो करेक्ट थे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने ये बनाया था ना, ये यहाँ पे मैंने ये बनाया था, तो मैं इसी पे देती हूँ। देख भाई, ओके यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था? 15 ऑरेंजेस एंड 1 मैंगो। मैंने ये पॉइंट को प्राप्त किया था, है ना? अब सेकंड में मैंने क्या किया? मैंने ऑरेंजेस को रिड्यूस किया ना, और ऑरेंजेस को रिड्यूस करके मैंने क्या किया था? मैंगो बढ़ा दिया था। तो इसको मैंने रिड्यूस किया यहां से, ये तो रिड्यूस हो गया। और अब जैसे ही मैंने उसकी जगह पे मैंगो को बढ़ाया बढ़ाया तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर मैंने क्या किया? फिर ऑरेंजेस को मैंने और रिड्यूस किया था, फिर मैंने मैंगो को और बढ़ाया था, फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया। फिर मैंने ऑरेंजेस को और रिड्यूस किया था, 9 से 6 पे आ गए थे हम। फिर हम यहाँ पे मैंने मैंगो को और बढ़ा दिया था।
यहाँ पे इसको और रिड्यूस किया था, यहाँ पे इसको और किया था, और जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया, तब जाके फाइनली मेरा बनता है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी को सब्सटीट्यूट कर रही है, और सब्सटीट्यूट करने की वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया। समझता है? तो उसका करेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें ना आपके पास दोनों आंसर थे, एक था सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और एक था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, बोथ और नन। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आई बात समझ में? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, पहले तो एक बात अब देखते हैं ध्यान से, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपने देखा सब्सटीट्यूट कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी मिल रहे हैं, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। अब यहां पे जो करेक्ट आंसर होएगा वो आपका होएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे भी वापस फिर से वही सेम ऑप्शंस डालेंगे ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, सब्सटीट्यूशन, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, बोथ, नन। तो तुम्हें ये बस समझनी है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है ना? तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से, अच्छा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा चेंज होएगा, तो आपको पता है कर्व के शेप चेंज हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताती हूँ, चलो आ जाओ यार, यहाँ पे देखो MRS, यहाँ पे लिखती हूँ। अच्छा चलो MRS, यार MRS का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? क्या कौन होता है, क्या बताओगे, बताओ भाई। हाँ बताओ, बता खुशी। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है ना? यही बता रहे तुम भी, यस। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यार ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा हुआ है क्या, देखा हुआ है क्या? क्या ये स्लोप का फॉर्मूला है? जब आप मैथ्स में किसी, जब या कहीं पे भी आप स्लोप कैलकुलेट करते हो किसी कर्व का, तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए आप सेम फॉर्मूले को यूज करते हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब है कि एमआरएस कुछ और नहीं है, एमआरएस तो स्लोप है, एमआरएस कुछ और नहीं है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये स्लोप है, और एमआरएस के चेंज होने से स्लोप पे फर्क पड़ेगा। जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैंने कर्व ऐसे बनाया, क्या आप मुझे बताओगे स्लोप इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? स्लोप क्या कर रही है यार, स्लोप इंक्रीज हो रही है। किसी बॉल को, हाँ मैं स्लोप समझा रही हूँ ना अभी, किसी बॉल को यहाँ पे रखोगे स्पीड क्या होगी, कम होगी। किसी बॉल को यहाँ पे रखोगे स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये पॉइंट पे स्लोप कम है और ये पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं अपना कर्व बनाती हूँ कॉन्केव, तो स्लोप इंक्रीजिंग होएगा। अब यहाँ पे क्या, किसी बॉल को यहाँ पे रखोगे तो स्लोप बहुत ज्यादा होगी, कोई बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो स्लोप कम हो जाएगी। तो आप देखो ना, स्लोप चेंज हुआ और शेप चेंज हो गया। तो इसका मतलब है एमआरएस कुछ और नहीं है, ये स्लोप के बारे में तो बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? और जब भी स्लोप चेंज होएगा तो शेप चेंज होएगा। तो आपको पूछ रहे कॉन्वेक्स क्यों होता है, यानी कि हमारे जो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसका, उस कर्व का जो शेप है वो कॉन्वेक्स क्यों होता है, स्लोप, तो बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। और यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप को हम लोग बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक कमोडिटी किसी दूसरी कमोडिटी को किस रेट से सब्स्टिट्यूट कर रही है। आई बात समझ में? तो आ जाओ भाई एमआरएस निकालते हैं, चलो। यहाँ पे तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे बताओ कितना आएगा भाई, डेल्टा वाई कितना है, 15 माइनस 11 कितना आएगा, 4, और दिस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया यार, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 में से 6 गया मुझे पता नहीं है। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, ये कितना आया। अब यहाँ पे देखो सर, 15 और 11, यहाँ पे 4 से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 3 से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से 2 पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 1 से, और स्लोप देखा कम होती चली गई। तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रेट यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रेट क्या हो गया, कम हो गया, स्लोप कम हो गई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। भाई अब 2 रिप्लेसिंग पावर आ गई, 2 आ गई ना। अभी एक मैंगो 2 को रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पे एक मैंगो 1 को रिप्लेस कर रहा है।
तो बिकॉज ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आई कहानी समझ में? ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। सर पहली प्रॉपर्टी क्या थी इंडिफरेंस कर्व की? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? नेवर टचेस एक्सिस। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगली अगली नेवर टचेस एक्सिस बता दिया आप लोगों ने, बढ़िया। इसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिख देंगे तो वो भी कर लोगे? अगर स्लोप लिख देंगे तब भी कर लोगे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ऑल सेट। ये तो डेफिनेशन में ही आता है, हायर लेवल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों देता है? बिकॉज हम एक रैशनल पर्सन है, हम एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर को जितना ज्यादा, भले हमारी कंज्यूम करने की इच्छा ना हो, बट हमें कोई भी चीज मिलती है कंजम्पशन के लिए तो हमें वो खुश कर देती है, हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, इसके अलावा इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता चल गया। बोल भाई, इतनी कहानी समझ में आ रही है यार? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट की। आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट की। देखो यार, यहाँ पे मैं ये बनाती हूँ बजट लाइन। देखो, ये ओरिजिन है, मेरे को ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास ना, ये मेरी बजट लाइन है, ये मेरी बजट लाइन है ए बी, है ना। देखो अभी ना, मेरे पास देखो, हम ना, हमारे पास जो हम इनकम अर्न करते हैं, हमारी वो इनकम में ऑफ कोर्स हम बहुत सारी, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को अपने जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे ना फुलफिल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं ना। तो अब होता क्या है कि हमने ना, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को ना, आज ना मेरे को मैंगो खाने का मन कर रहा है, तो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने सब 1 लाख रुपए के मैंगो परचेज कर लिया और सब खा डाला मैंगो मैंने। ऐसा करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते। हमारे पास 1 लाख रुपीज है, तो अभी हम ना, जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, और मान लो मैं, मेरे को ना वो पैसों को ना खर्च करना है, तो ऑफकोर्स मैं कुछ ग्रोसरी पे खर्च करूंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगी, कुछ सेविंग करूंगी, कुछ ईटेबल आइटम्स पे खर्च करूंगी, कुछ लग्जरी आइटम्स पे खर्च करूंगी। यानी कि मेरा जो पैसा है वो ऑलरेडी ना बाइफोकेटेड है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है ना। तो ठीक वैसे ही अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑरेंजेस और मैंगो के कुछ कॉम्बिनेशन को बना रही हूँ, तो हमें, मेरे को पता है कि मेरे को ना इस पे एक लिमिटेड पैसा ही खर्च करना है, मेरे पास पैसे और भी होंगे, बट ऑफकोर्स मुझे ना, हमें जितनी भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, हर कमोडिटी के लिए हम अपना बजट बनाते हैं और हम उस बजट के हिसाब से उस कमोडिटी पे पैसे खर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, तुम्हारे पास ये कौन सा फोन है? सैमसंग गैलेक्सी S21 SE FE। अरे बाप रे, कितना कितना, बहुत नाम तो बहुत बड़ा है। कितने का बेटा? 40,000 का है? 40,000 का है भैया? भैया के पास 40, लेकिन तुम्हारे पास पैसे तो और भी होंगे। 40,000 थे तुमने, भैया के पास पैसे बहुत है, बहुत मोटी पार्टी, बहुत मालदार पार्टी है ये, है ना। तो इनके पास पैसे और है, बट इनके पास, इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें, हमारे पास पैसे और भी है, बट हमें ना इस फोन पे 40,000 खर्च करने हैं, रिमेनिंग मुझे कुछ क्लोथिंग पे खर्च करनी है, कुछ पैसे मुझे सेव करके भी रखने हैं, कल को अगर हॉस्टल में लंच नहीं आएगा, खाना नहीं आएगा, तो फिर मैं बाहर जाके खाना भी खा सकूँ, है ना। फोन में रिचार्ज भी करवाना, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े तो उसके लिए पैसे बचा के रखे हुएंगे यार, है ना। तो इसका मतलब है आपने अपने फोन के लिए अलग बजट बनाया और चीजों के लिए अलग अलग बजट बनाया। ठीक वैसे ही हम अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिफरेंस कर्व में जो दो कमोडिटीज में कंज्यूम कर रही हूँ, इनके लिए मैंने बजट बना लिया, और बजट लाइन क्या है? ए बी। यानी कि मैं अपना पैसा इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे, ऑरेंजेस और मैंगोज पे मैं अपना कितना पैसा खर्च करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे खर्च करने वाली हूँ ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे खर्च करने वाली हूँ इतना। आई बात समझ में? इसके अलावा और मैं पैसा खर्च नहीं करूंगी। मैम क्या हमारे पास पैसे खत्म हो गए? नहीं नहीं, हमारे पास पैसे खत्म नहीं हुए, हमारे पास पैसे हैं, बट हम हर कमोडिटी के लिए बनाते हैं अपना बजट, और हम उस बजट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। मोटू, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? ऑफकोर्स हैं, बहुत सारे पैसे हैं मोटू के पास, है ना। मोटू आज के आज चाहे तो अभी के अभी, है ना, आईफोन 14 आ गया ना, 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स परचेज कर सकता है, लेकिन मोटू का बजट, मतलब वो कह रहा कि मैं इतने पैसे फोन पे खर्च करूंगा और ये पैसों को मैं जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। आई बात समझ में? है ना। तो इसका मतलब क्या सब लोग ऐसा करते हो? तुम सब ऐसा करते हो? तुम सबके पास बहुत पैसे नहीं है लेकिन तुम सब, मतलब थोड़े बहुत पैसे खर्च करते हो, थोड़े बहुत बहुत पैसे बचाते हो, है ना। अच्छा, तो वही चीज यहाँ पे, तो हमने क्या बना ली? बजट लाइन बना ली, ठीक है। अच्छा,
अब यार मान लो फॉर एग्जांपल कोई कॉम्बिनेशन मैंने बनाया ऑरेंजेस और मैंगो का, और ये कॉम्बिनेशन मिलता है मुझे ये। एक बात बताओ, क्या मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे कुछ पॉइंट है, क्या मैं इन कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकती हूँ? पैसे हैं मेरे पास, अब बताओ ऑप्ट कर लूं? पैसे हैं, लेकिन मैम ऑप्ट करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा आपका। आई बात समझ में? सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इंडिफरेंस कर्व 1 है मेरा, मैं इसको कभी ऑप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी बजट लाइन के बियॉन्ड है। ठीक है ना यार? अच्छा ओके। एक और इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया 2, चलो ये तो बजट लाइन के पास में ही है, इसको भी ना ऑप्ट करूं? क्यों ना ऑप्ट करूं यार? मतलब थोड़ा सा तो, इतना सा तो है बियॉन्ड, सेटिस्फेक्शन गिर जाएगा। अच्छा ओके ओके ओके। 3 और 4, नहीं 1 2 3 4, हाँ ओके। अब बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने 2 और बनाए, यहाँ पे एक बनाए, मैंने बनाया 2, मैं तीसरा इंडिफरेंस कर बनाया, और एक चौथा इंडिफरेंस कर बनाया। अब मुझे बताओ जल्दी से, मैं कौन सा ऑप्ट करूं? दोनों ही बजट लाइन पे है, वाह। थर्ड वाला? अरे फोर्थ वाले में भी तो है ना यार, ये देखो, फोर्थ वाला इंडिफरेंस कर्व ये वाला है। पाजियो, देख नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग यार? ये देखो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये फोर्थ इंडिफरेंस कर्व है। और यहाँ पे ये देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बजट लाइन पे है। और ये देखो एक और इंडिफरेंस कर्व है, ये भी बजट लाइन पे, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हमारे बजट पे। आप बताओ कौन से पॉइंट को, ए पॉइंट को ऑप्ट, मतलब मान लो पी पॉइंट को ऑप्ट करूं, क्यू पॉइंट को ऑप्ट करूं, या ई पॉइंट को ऑप्ट करूं? ई को क्यों ऑप्ट करूं यार? क्या करूं? ई क्यू, ई क्यू? अबे बजट लाइन पे तो फोर्थ भी है। ओ मैम, अभी अभी तो आपने बताया कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? जी हाँ, थर्ड आईसी भी बजट पे और फोर्थ आईसी भी बजट पे, बट कौन सा आईसी ऑप्ट करूंगी? थर्ड आईसी, क्योंकि थर्ड हायर है फोर्थ से। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है मैम, ये वाली बात समझ में आ गई। बजट लाइन भी समझ में आ गई क्या होता है। क्या मैम हम हर चीज के लिए बजट बनाते हैं? जी हाँ, एक रैशनल पर्सन हमेशा हर चीज के लिए बजट बनाता है, और वो कोशिश करता है कि वो उस बजट लाइन में रह के ही सारे काम कर सके। ठीक है ना यार? अच्छा ठीक है मैम, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो हमारे बजट लाइन में, प्राइस लाइन में, अगर मान लो बियॉन्ड द प्राइस लाइन अगर कोई भी चीज है, तो हम उसको ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर हमने अंडर कंजम्पशन किया तब भी क्यों नहीं होएगा? तब हमें ना हमेशा लगेगा यार शायद थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देना, तो थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन मिल जाता। तो अंडर कंजम्पशन करोगे तब भी लगेगा यार थोड़ा सा तो और कंज्यूम करना था। और ज्यादा कर लोगे तब लगेगा कि यार ज्यादा हो गया यार, है ना? और खर्च हो गया, अब क्या करेंगे? अब इन पे बाकी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, है ना? तो एक रैशनल पर्सन ना अंडर बजट कंजम्पशन करता है, ना ओवर बजट करता है, वो बजट पे जाके करता है। ठीक है, चल भाई, इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई। एक होता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप समझते हो क्या होता है? क्या होता है इंडिफरेंस मैप? पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखो, चलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट का फॉर्मूला है ना, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी y। और जब ये इसके क्या हो जाएंगे, अच्छा ये ऐसे सेटिस्फेक्शन थोड़े ना देंगे, marginal utility of commodity x and marginal utility of commodity y is equals to price of commodity x and is equals to price of commodity y, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। अदरवाइज अगर ये प्राइस के बियॉन्ड चले जाएंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तब तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन नहीं हो पाएगा। आई कहानी समझ में? तो अगर आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लोगे? पक्का पक्का? अच्छा, इसके अलावा इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है यार? ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर, बाप रे बाप।
जब एक ही मैप पे कई, जब हम यहाँ पे एक ही कर्व पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। आई बात समझ में? तो ये वाली बात लिखी कहाँ है मैम? हाँ, भगवान भला करे तुम्हारा। ओ, इंडिफरेंस मैप। तो a set of indifference curve is called indifference map। आई बात समझ में? ओके, अब बात करते हैं एक और चीज की, बात कर लो यार, है ना, जाते जाते। यार एक बात बताओ, हाँ मैम, हम लोग ऑरेंज और मैंगो की अगर बात कर रहे हैं तो ऑरेंजेस और मैंगो क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इसका मतलब जो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है वो कैसा बनता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी को सेम गैप से सब्स्टिट्यूट नहीं करती है। बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी लेते हैं तो ये केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? क्या बात कर रहे हो सीरियसली? जैसे एक कमोडिटी ए है और एक कमोडिटी बी है, ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो अगर हमने इसको ना एक कमोडिटी से इसको रिड्यूस किया तो दूसरी अगर परफेक्ट है तो सेम रेशियो से, सेम से ही हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर हम फाइनली कौन सा कर्व मिलेगा मुझे? ये हमारा, ये भी आईसी मिल गया, ये भी हमारा इंडिफरेंस कर्व है। बट यहाँ पे क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यानी अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए हमारे पास तो फिर यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि एक कमोडिटी देखो यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं थे। तो मैंगो, भाई यहाँ पे ना चार ऑरेंजेस को एक मैंगो रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे तीन ऑरेंजेस को एक मैंगो रिप्लेस कर रहा है। बट अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो एक कमोडिटी की एक क्वांटिटी रिड्यूस करोगे तो दूसरी को भी एक ही से बढ़ाओगे आप, है ना। एक की तीन करोगे तो दूसरी की तीन से ही करोगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा बनेगा। इतनी कहानी समझ में आती है? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे यार तुम लोग, है ना। किसका? बहुत नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आज के लिए हमारी इतनी कहानी। आप लोग इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चंस करके आएंगे, है ना। कोई डाउट होएगा तो लेके आएंगे। बाकी ये कहानी खत्म हो गई। दो टॉपिक हमारे और बचे हैं और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना यार। इसके अलावा कोई डाउट?